हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विटी। तो सॉल्विटी क्या होता है जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे और समझेंगे सॉल्विटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, अगर बात करें एग्जामिनेशन नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कभी ना कभी इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेनरी लॉ जो हम डिस्कस करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ्स के बारे में जानेंगे और किस किस चीज पे सॉल्विटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सॉल्विटी बोल रहे हैं, तो सॉल्विटी का मतलब क्या होता है जरा ये जानते हैं। तो सॉल्विटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जो सॉल्विटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी खास अमाउंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्विडिटी। तो इसको लिखते हैं पहले सॉल्विडिटी को, सॉल्युबिलिटी। तो क्या बोले थे यहाँ पे, सॉल्विडिटी को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम अमाउंट of solute, maximum amount of solute dissolves in a specified amount of solvent या पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हम सॉल्वेंट का अमाउंट को फिक्स कर दिए, एक फिक्स अमाउंट ले लिए हैं और उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्विटी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जो सॉल्विटी होता क्या है। तो अगर हम बात करें, जो सॉल्विटी के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले एक काम क्या करते हैं, एक कंटेनर हम बनाते हैं जिसमें हम सॉल्यूट का अमाउंट को हम फिक्स कर दिए। क्या कर दिए यहाँ पे, सॉल्यूट का अमाउंट को हम फिक्स कर दिए हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं, सॉल्वेंट का अमाउंट को हम फिक्स कर दिए हैं। कितना है ये, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम, यहाँ पे भी 100 ग्राम और यहाँ पे भी 100 ग्राम। ये सॉल्वेंट का अमाउंट को हम फिक्स कर दिए हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर सकते हैं, आपको बोला गया है यहाँ पे सॉल्यूट NaCl है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaCl, और इसका आप 32 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम सॉल्विटी क्या होगा इसका, 32 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ये हो गया इसका सॉल्विटी। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन जो बना है, इसमें अगर हम 30 ग्राम सॉल्यूट को डाले हुए हैं, कितना ग्राम डाले हुए हैं, 30 ग्राम सॉल्यूट को डाले हुए हैं, तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम है, जिसमें और सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे 100 ग्राम आप सॉल्वेंट लिए हैं, लेकिन यहाँ पे 32 ग्राम ही डाले हैं। कितना डाले हैं, जितना इसमें डालना चाहिए था सॉल्यूट को, उतना ही इसमें क्या डाले हैं, सॉल्यूट डाले हैं। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होता है उतना डिसॉल्व किए, जिसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लेते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कितना डिसॉल्व है, 30 ग्राम, और मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व करना था हमको, 32। तीसरा जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा करके इसमें कितना सॉल्यूट को डाल दिए हो आप, 34 ग्राम।
जो इसका सॉलिडिटी है उससे ज्यादा हम सॉल्यूट डाले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिख लो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड है, और ये क्या है, सैचुरेटेड है, और ये सुपर सैचुरेटेड है। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो सबके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे अनसैचुरेटेड में लिखो मोर सॉल्यूट। यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लिखो, जहाँ पे आप अनसैचुरेटेड लिखो उसके ऊपर में मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। इसमें और सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या लिखो, नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। और सुपर सैचुरेटेड में बताएं, जो हीट करने के बाद इसमें सॉल्विटी इसका इंक्रीज हो गया, इसमें कितना ग्राम डिजॉल्व है, 32 ग्राम, तो इसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जो सॉलिडिटी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे करता है, दूसरा करता है प्रेशर पे, और तीसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, और तीसरा जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस तरह का सॉल्यूट है, किस तरह का सॉल्वेंट है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो एक एक करके इसको लिखेंगे, जो सॉल्विटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं, सबको सेपरेट करके ही पढ़ेंगे हम। सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में हम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉलिडिटी डिपेंड्स अपॉन। पहला आप लिखें नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिख लें हम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये किस तरह का सॉल्वेंट है इस पे डिपेंड करता है, या किस तरह का सॉल्यूट है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम क्या पढ़े, सॉल्विटी क्या होता है और ये किस चीज पे डिपेंड करता है। अब हम आगे बात करेंगे सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। क्या लिखेंगे, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इन लिक्विड। तो आप ये टॉपिक में सबसे पहले ये तो आपको जानना होगा, जो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे ऐड कर रहे हैं। इसमें कर क्या रहे हैं हम, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट को हम किस में ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिल करके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, मतलब ये डिसॉल्व हो रहा है। अगर बात करें जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ पे 2-3 टर्म आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझना होगा, क्रिस्टलाइजेशन। और एक होता है डिसोल्यूशन आप लिख सकते हो, डिसोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों टर्म को समझेंगे। सबसे पहले जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। किस में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में।
और धीरे धीरे जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्टार्टिंग में डिजॉल्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम और सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ये डिजॉल्व कर रहा है, और सॉल्यूट को ऐड किए, ये डिजॉल्व किया, और सॉल्यूट को ऐड किए, ये डिजॉल्व कर रहा है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, जब आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे वो डिजॉल्व नहीं करता है, मतलब आपको वहां पे दिखेगा ना कि और सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जब जो सॉल्यूट पार्टिकल है जो डिजॉल्व हुआ था वो आपस में कोलाइड करके वहां पे वो सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाता है, मतलब सॉलिड सॉलिडिफाई हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, मतलब जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन या फॉरवर्ड आप बोल सकते हैं, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे डिसोल्यूशन को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा, उस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और अगर आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो मान लो ये सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो सॉल्यूट जो है सेम रेट से क्या कर रहा है, ये क्रिस्टलाइज भी कर रहा है। तो नेट आपको यहाँ पे कोई मतलब सॉल्बिडिटी इसका इंक्रीज नहीं होगा, मतलब इसका सॉल्बिडिटी फिक्स होगा। तो सॉल्बिडिटी को डिफाइन ही इसके लिए करते हैं, इसके लिए जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस सेम रेट से हो रहा है, उस समय जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्बिडिटी। ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ पे आप बात समझ रहे हो, जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है डिसोल्यूशन और दूसरे प्रोसेस हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये दोनों सेम रेट से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इस केस में इसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्बिडिटी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्बिडिटी। अब सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, किस पे डिपेंड, नेचर ऑफ सॉलिड्स पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, तो लिखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है क्या? हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है? तो इसका आंसर नहीं है। मतलब हर सॉल्यूट को आप हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। और सॉलिड कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट आपका सॉलिड होना चाहिए। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जिस तरह का सॉल्यूट है उसी तरह का वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। मतलब पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये बात चलता है। तो यही चीज इस यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे लाइक डिसॉल्व्स, लाइक मतलब जो जैसा है वो वैसा डिसॉल्व करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट करके पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। इसमें ये डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसका एग्जांपल भी लिखेंगे। दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट लिखो, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल बताते हैं। जो एंथ्रासीन और नैप्थलीन जो है ये बेंजीन में डिसॉल्व होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर हम बात करें वाटर में कौन डिसॉल्व होता है, तब NaCl डिसॉल्व होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा। NaCl डिसॉल्व होगा और शुगर डिसॉल्व किस में होगा? वाटर में। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। इस पे बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिखें जो साइक्लोऑक्टेन, क्या लिखा है यहाँ पे, आपको साइक्लोऑक्टेन का सॉल्वेंटी बताना है और यहाँ पे सॉल्वेंट को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्वेंटी किसमें होगा, तो आप पहले साइक्लोऑक्टेन लिखें, साइक्लोऑक्टेन इसका सॉल्वेंटी आपको बताना है। तो पहला आपके पास क्या दिया हुआ है, इस केस में आपको दिया हुआ साइक्लोहेक्सेन, दूसरा दिया हुआ है CH3CN, ठीक है, ये B है, ये A है, और C क्या है आपके पास CH3OH है, मतलब ये अल्कोहल है, और तीसरा क्या है KCl। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि इसका सबसे ज्यादा सॉल्वेंटी किस सॉल्वेंट में होगा। ये सारा सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मैक्सिमम सॉल्वेंटी आपको बताना है साइक्लोऑक्टेन का मैक्सिमम सॉल्वेंटी और यह सॉल्वेंटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा जो ये जो सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट ये है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेंटी इसमें होगा साइक्लोहेक्सेन में, उसके बाद इसमें और इसमें चेक करेंगे। ये तो आयनिक कंपाउंड है या पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड इसको बोलेंगे। तो इसका सॉल्वेंटी सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा आपको पता चल गया और सबसे कम पता चल गया। अब ये दोनों में बात करते हैं, ये यहाँ पे CH3CN लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3OH लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें हम पोलैरिटी क्या, तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, तो ये कम सॉल्युबल होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब ये क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो उसके बाद आपके पास A के बाद B और B के बाद C और उसके बाद D, मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल A में, उसके बाद B में, उसके बाद C में, उसके बाद D में। तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो ये आपका था नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है क्या, क्योंकि सिमिलर इंटरेक्शन होगा, जो अगर नॉन पोलर है तो उसमें सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन सिमिलर होगा, उसी में वो डिसॉल्व करता है। तो अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपके पास टेम्परेचर है, तो लिखेंगे टेम्परेचर का सॉल्वेंटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो लिखेंगे टेम्परेचर, दूसरा लिखेंगे टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर। इसमें आपको ये बात समझना होगा, तो जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम में है बेसिकली ये, तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आप पढ़े होंगे क्या, ली चैट्रियल प्रिंसिपल। ली चैट्रियल प्रिंसिपल आपको आएगा तभी इसके बाद समझ में आएगा। तो वहां पे बताया जाता है कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, और अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब यहाँ पे ये ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या है, ये एनी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में हम कोई चेंज कर रहे हैं, तो सिस्टम या जो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर इसका इफेक्ट नलीफाई होगा या कम होगा। ये बात तो समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास क्या दिया हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा H इसका क्या होगा, नेगेटिव, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रहा है। और इस केस में क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, सॉल्वेंटी डिक्रीज होता है। क्या होता है इस केस में, सॉल्वेंटी डिक्रीज होता है। किस प्रिंसिपल के अनुसार, तो ली चैट्रियल प्रिंसिपल के अनुसार। आप इफेक्ट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये शुगर प्लस क्या था, शुगर या यहाँ पे कोई भी सॉलिड हो सकता है, यहाँ पे सॉल्वेंट, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, डिसॉल्व हो रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, ये क्रिस्टलाइज हो रहा था। तो इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट का, इसको मान लो रिएक्टेंट है, तो इसको जब बढ़ाओगे तो इधर इसका सॉल्वेंटी क्या होगा, घटेगा, मतलब इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये डिसॉल्व ना हो करके क्या होने लगेगा, क्रिस्टलाइज होने लगेगा, मतलब सॉल्वेंटी इसका डिक्रीज करेगा। ये किस केस में है, तो ये है आपके पास जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस केस में। दूसरा बात,
और ये कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, मतलब कि इसका अगर ग्राफ देखें तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा इसका, इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीज करते हुए आपको दिखेगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर में ही देख रहे हैं, जब आपका जो रिएक्शन क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उस केस में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में होगा क्या, यहाँ पे डेल्टा एच पहले आप पॉजिटिव लिख ले, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका सॉल्बिडिटी क्या होगा, और बढ़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्बिडिटी बढ़ेगा, यहाँ पे सॉल्बिडिटी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक में तो सॉल्बिडिटी बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक है तो उस केस में क्या होता है, घटता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और भी बात करेंगे, ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा सॉलिड्स जिसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका एक्सोथर्मिक जो होता है KNO3 वगैरह होता है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल, आप देख लेना, यहाँ पे हम इसका ग्राफ एक लगा दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तीसरा जो होता है ना, एक जो थर्ड टाइप का जो सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं होता, एक समय तक इंक्रीज होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगता है, ग्राफ इस तरह बनता है उसका। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल इस तरह का ग्राफ बनता है, पहले तो इंक्रीज होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज होगा, ये 32.4 और ये Na 4 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद ये क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, ये इसका। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। पहले आप एक बात बताओ, जो क्या सॉलिड कंप्रेसिबल है क्या, तो सॉलिड इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो देयर इज नो इफेक्ट, मतलब सॉलिडिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जो आप सॉलिड को अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका जो सॉलिडिटी हो बढ़ेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल, इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन अगर यही बात करें हम गैस इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड में तो प्रेशर का बहुत अच्छा खासा रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे और सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।